जी कल हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी और चंद एक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे और आपने ने कहा था ये उस एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा नो हाउ हो जाए, कैश फ्लो कैसे डिसाइड करेंगे, किस ईयर में कौन सा कैश फ्लो आएगा, कैसे उसको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट किया जाता है, वो चीज़ की मैंने भी आपको प्रैक्टिस कराई थी। कल आपको आखिरी चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी वो आपका ने कहा था एग्जाम में जब आपकी प्रेजेंटेशन हो तो आप ईयर्स के कॉलम बनाया करो और रो वाइज आप स्पेसिफाई किया करो कि किस चीज़ के कॉस्ट लिख रहे हो। इसका आपको ने कहा था फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आधा कैश फ्लो गलत हो गया तो सिर्फ उसके मार्क्स कटेंगे, बाकियों के मिलेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे टोटल करके फिगर लिखोगे तो फिर वो तमाम मार्क्स कटते हैं, क्योंकि फिर पता ही नहीं इसमें क्या ठीक था क्या गलत था। तो उस वजह से आपको मैंने कहा था कि इस तरह अटेम्प्ट किया करें। और फर्दर आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब पेपर में आपके क्वेश्चन आता है तो सिनेरियो टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब कोई 1 से 1.5 पेज का आपने कहा था सिनेरियो होगा, उसमें मल्टीपल कैश फ्लोज आपको गिवन होंगे, कुछ रेलिवेंट होंगे कुछ इरेलीवेंट होंगे। तो उसके लिए फिर आप लोगों को वहाँ से रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट की जो इम्प्लीकेशन है वो देखनी पड़ती। कल मैंने आप लोगों को आखिरी क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसको मैंने कहा था अपने तौर पे ट्राई कीजिएगा, आज मैं वो कवर कराऊंगा ताकि आप लोग फिर मैच करके देख सको कि आप लोगों ने ठीक किया या गलत किया है। तो अब हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो निकालिएगा वो जो आपको क्वेश्चन मैंने कल दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 जो था। आपका फर्स्ट डे है, आप इसकी ना फिर पिक्चर बना लीजिएगा दोनों पेजेस की। किया कुछ किया था समझ को कह वो नीचे सादा भी आ गया, उसको कहना कर रहे हैं। अच्छा अब जरा जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है बीटा लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट द गैमा इन विच फॉलोइंग कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, कह रहा है आप लोग कोई नई प्रोडक्ट गैमा बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर ये कॉस्ट लगेंगी। अच्छा कल जब मैंने आप लोगों को सेकंड लास्ट क्वेश्चन कराया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन के ऑर्डर में चला करें, कोई एक भी कॉस्ट लिखनी भूल गए ना तो एनपीवी ने गलत हो जाना है, डिसीजन के मार्क्स कट जाने हैं आपके। तो उस वजह से क्वेश्चन के ऑर्डर में चलें, कोई चीज़ ना मिस हो। पहले एक बार मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूँ ताकि फिर उसके फ्लो में सॉल्व करते जाएंगे। लेबर ईच गैमा रिक्वायर 0.5 आवर ऑफ स्किल्ड लेबर एंड 2 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड लेबर। During the next year, Beta expect to have surplus skilled labor retain on contract under which minimum wage is guaranteed. अच्छा आपको कह रहा है कि जो आपकी कंपनी है वो ये कह रही कि अगर मैं गैमा का 1 यूनिट बनाऊं तो इस पर स्किल्ड का आधा घंटा और अनस्किल्ड लेबर के 2 घंटे चाहिए। और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर में अगले साल में कह रहे हैं मेरे पास सरप्लस स्किल्ड लेबर पड़ी है, ठीक है, जिनको मैंने मिनिमम वेज गारंटी की हुई है। अच्छा लेबर सरप्लस कब पड़ी होती है? जब परमानेंट हो टेम्परेरी हो? परमानेंट हो। और आपको मैंने रेलिवेंट लेबर के रूल लिखवाए थे ना, आपको मैंने कहा था अगर परमानेंट लेबर हो तो देखा करो स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं, और अगर स्पेयर कैपेसिटी हो तो फिर आपकी लेबर क्या हो जाती है? इरेलीवेंट हो जाती। तो उसने आपको क्या कहा? ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर Beta expect to have surplus skilled labor retain on contract under which minimum wage is guaranteed. This surplus is sufficient to complete the budgeted quantity of gamma in year 1. कह रहा है पहले साल की प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट लेबर है। इसका मतलब अगर पहले साल मैं ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराता हूं तो विदाउट एनी फर्दर पेमेंट वो मेरा काम कर देंगे।
तो जब इस काम की वजह से उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं देना पड़ा, तो पहले साल के लिए स्किल लेबर क्या हो जाएगी? इररेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? बट देयर विल बी नो सरप्लस देयर आफ्टर। कहता है पहले साल तो सरप्लस है, बट इसके बाद नहीं होगा। इसका मतलब इसके बाद अगर आप काम करवाओगे तो फिर तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो आपको ये बताना चाह रहा है। अच्छा, आगे आपको कह रहा है ऑल अनस्किल्ड लेबर विल बी टेकन ऑन एज रिक्वायर्ड। कह रहा है बाकी जो अनस्किल्ड लेबर है, जिस वक्त जरूरत पड़ती मैं तो उस वक्त हायर करता हूँ। इसका मतलब वो टेम्परेरी लेबर है। तो टेम्परेरी लेबर और इजीली हायर की जा सके तो फिर जितनी भी कॉस्ट ऑफ हायरिंग होती है सारी रेलिवेंट हो जाती। इसका मतलब अनस्किल्ड लेबर तमाम ईयर के लिए रेलिवेंट, लेकिन स्किल्ड लेबर पहले साल के लिए इररेलेवेंट, बट अगले सालों के लिए रेलिवेंट हो जाएगी। कह रहे वेज रेट्स आर 4 पर आवर फॉर स्किल्ड लेबर एंड 2.5 पर आवर फॉर अनस्किल्ड लेबर। उसने वेज रेट दे दिए ताकि लेबर कॉस्ट निकाल सकें। मटीरियल्स, material ping is used in the gamma 2 kg per unit. No stock of ping are held by the company. आपका ने कहा था अगर मटेरियल चाहिए और स्टॉक में ना पड़ा हो तो रिप्लेसमेंट में मेजर करते हैं। अच्छा, उसका कह रहे हैं मटेरियल पैंग contributes 0.5 kg per unit. Sufficient of this material to meet entire budgeted production is already in stock. It has no other use. हाँ जी, अब आपको क्या कह रहा है? कह रहा है जो मटेरियल है ये मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक पड़ा है, ऑल्टरनेटिव यूज कोई नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव यूज ना हो तो फिर हम एनआरवी पे लेते हैं, इसको एनआरवी पे मेजर करना चाहिए। नेक्स्ट, मटेरियल पोंग इज ऑल्सो यूज्ड 1.5 kg per unit. Some stocks are already held, further supplies may readily be purchased. कह रहा है मटेरियल पोंग भी लगता है 1.5 kg। कह रहा है कुछ स्टॉक पड़ा है, बाकी इजीली मार्केट से मिल जाएगा। पोंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर प्रोडक्ट द डेल्टा। कह रही मेरी कोर प्रोडक्ट है डेल्टा, ही उस पर इस्तेमाल होता है। विच कॉन्ट्रीब्यूट 0.85 kg पर यूनिट ऑफ पोंग। और कह रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 0.85 पर kg है, नेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ पोंग, एंड डेप्रिसिएशन एट एन एस्टिमेट 0.06 पर kg। और कह रहा है डेप्रिसिएशन भी उसमें माइनस की हुई है 0.06 के हिसाब से। जी, किस पे आपने कहा था इसको मेजर करना चाहिए? रिप्लेसमेंट पे। उसकी रीजन क्या थी? हाँ, ये रेगुलर यूज का मटेरियल था। ठीक है, अगर कभी वो कहता है ना इरेगुलर यूज का है और डेल्टा एक ऑल्टरनेटिव यूज आ गया है तो फिर हम करते हैं हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनआरवी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने कहा मेरी अदर प्रोडक्ट डेल्टा ही उस पर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये तो रेगुलर यूज का मटेरियल निकल आया है। रेगुलर यूज का मटेरियल हो तो रिप्लेसमेंट पे मेजर किया करते थे। अच्छा, आगे आपको कह रहे हैं वैल्यू ऑफ वेरियस मटेरियल्स में बी समराइज्ड एज फॉलोज। कह रहे हैं अब जो वेरियस मटेरियल है ना उनकी आपको समरी दी जा रही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसने आपको बता दिया कि जो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलिवेंट होती है? रेलिवेंट इररेलेवेंट संक कॉस्ट होती है ना, पहले से लग चुकी होती है। अच्छा, उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बता दी और रिलाइजेबल वैल्यू भी बता दी। एनी मटेरियल रिक्वायरिंग परचेज विल बी बॉट इन एडवांस ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर नीडेड। कह रहा है मटेरियल जब आपको चाहिए होता है उस साल के शुरू में खरीदा जाता है। अच्छा, आगे कह रहा है ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड एट द रेट 1.4 पर स्किल्ड लेबर आर। दिस रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा कैश कॉस्ट एक्सपेंडेड। कह रहे वेरिएबल ओवरहेड 1.4 पर स्किल लेबर आर के हिसाब से होंगे और इन तमाम पे कैश का आउटफ्लो होना है, नॉन कैश इनमें कुछ भी नहीं है। रेलिवेंट होते हैं रेलिवेंट? रेलिवेंट। वेरिएबल कॉस्ट हमने कहा था ना आमतौर पे रेलिवेंट होती। अच्छा, आगे आपको कह रहे हैं फिक्स ओवरहेड विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। अ न्यू फैक्ट्री विल बी लीज्ड एट एनुअल रेंटल 2000 पेएबल इन एडवांस फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जी, रेलिवेंट हो जाएगा। अब ये हमें कैसे पता चला था रेलिवेंट हो गया? हाँ, उसने कहा था इस प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान ही लेना पड़ेगी, इसको ना फिर इसी काम के लिए ले रहे हैं तो ये हमारे लिए एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट थी। आगे कह रहे रेट्स ऑन द फैक्ट्री पेएबल इन एरियर विल बी 1000 पर एनम। कह रहे इसी फैक्ट्री के रेट्स भी देने पड़ेंगे, तो चूंकि फैक्ट्री ही इस काम के लिए ली है तो फिर रेट भी इसी काम के लिए पड़े, ये भी रेलिवेंट हो जाएगा।
Central Management Accounting Department will absorb admin costs into production on the basis of 0.5 per unskilled labor hour. Direct administration of the project will be carried out by the management without any increase in overtime or staffing levels. कह रहा है कि ये जो नया प्रोजेक्ट है ना, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पुराना स्टाफ ही करेगा, ना कोई ओवरटाइम लगवाने की ज़रूरत है, ना कोई नया वर्कर रखने की ज़रूरत है। तो क्या इस काम की वजह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी? तो जब इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ तो इररेलेवेंट। आगे, स्पेशल मशीनरी विल बी परचेज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर 60,000। तो किस ईयर में आउटफ्लो? जीरो में आउटफ्लो। इट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर फॉर 6,000। कह रहा है 5वें साल के एंड पे हम इसको 6,000 का बेच देंगे। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इनफ्लो। इसका मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। आगे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट Gamma will be produced for 3 years at the rate 10,000 units per annum and then for further 2 years at the rate 8,000 units per annum। कह रहे पहले 3 साल 10,000 यूनिट और फिर अगले 2 साल 8,000 यूनिट बनाऊंगा। आगे कह रहे सेलिंग प्राइस वुड बी 18 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपकी 18 रुपये होगी इन द फर्स्ट 3 ईयर एंड 14 देयर आफ्टर। कह रहे पहले 3 साल में 18 का यूनिट बेचेंगे, अगले 2 साल में 14 का करके बेचेंगे। कैलकुलेट एनपीवी इफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं एनपीवी निकालें। डिसीजन का नहीं कह रहा तो फिर डिसीजन ना पास कीजिएगा। अगर डिसीजन कहता तो अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा, नेगेटिव आए तो ना कराइएगा। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने कहा था जो ईयर्स होते हैं इनके कॉलम बना दिया करें। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपका ने कहा था क्वेश्चन के ऑर्डर में चला कीजिएगा, कोई चीज़ ना मिस हो। तो पहले तो उसने आपको लेबर का ही बताना शुरू किया ना। ठीक है, मैं पहले लेआउट बना लेता हूँ। लेबर में उसने आपको स्किल्ड के बारे में भी बताया है, अनस्किल्ड के बारे में भी बताया है। उसके बाद मटीरियल्स, मटीरियल में उसने पिंग, पैंग, पोंग तीनों के बारे में बता दिया। फिर आ गया ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में उसने आपको वेरिएबल और फिर फिक्स्ड, और फिक्स के अंदर उसने आपको लिस्ट देना शुरू कर दी है। लीज रेंटल है, उसके बाद रेट्स हैं। ठीक है, उसका सेंट्रल एडमिन तो उसमें नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद उसने आपको मशीनरी के बारे में बताया है। मशीनरी के बाद सेल्स बताएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोस। उसके बाद आप लोग निकालेंगे फैक्टर एट द रेट 15%, फिर उनकी आएंगी प्रेजेंट वैल्यूज़ और फाइनली आ जाएगी उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब वन बाय वन मैं इनकी वर्किंग करता जाता हूं और फिर फिगर्स ला के लिखते जाएंगे। स्किल्ड लेबर, अच्छा उसने आपको कहा था ईच गेमर रिक्वायर 0.5 आवर ऑफ स्किल्ड लेबर and 2 hours of unskilled labor. During the next year, Beta expect to have surplus skilled labor retained on contract under which minimum wage is guaranteed. अच्छा, इसका मतलब पहले साल के लिए irrelevant हो जाएगी। अच्छा, पहले 3 साल बराबर यूनिट बन रहे हैं, अगले 2 साल फिर बराबर बन रहे हैं, मतलब पहले 3 साल उसने आपको कहा हुआ था 10-10 हज़ार और अगले 2 साल 8-8 हज़ार, तो पहले साल की लेबर इरेलीवेंट हो गई, दूसरे और तीसरे साल की और फिर चौथे और 5वें साल की हमें निकालना पड़ेगी। अच्छा, आपने कहा कि पहले 3 साल 10-10 हज़ार यूनिट बनते हैं, एक यूनिट पे आधा घंटा लगता है, तो ये लेबर आ जाएंगे, ठीक है। अब वेज रेट कितना है इनका 4, 20,000 हो जाएगा। वो हर साल का अलग अलग, वो आपको ने कहा दोनों की फिगर 20,000 है, ठीक है, लेकिन हमने तो हर साल का अपना लिखना है ना, तो 20,000 उसे मैंने वर्किंग शो की कि इन ईयर की वर्किंग की है। अच्छा, चौथे और 5वें साल कितने कितने यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट पे घंटे कितना 0.5 और वेज रेट 4। लेबर एडवांस में देते हैं एरियर में, एरियर में मतलब ये तो नहीं ना था आप जॉब करें जो पहले दिन आपको सैलरी दे दे, तो इसलिए एरियर के हिसाब से चलना है। अच्छा, कई स्टूडेंट ना कंफ्यूज रहते हैं कि जी सैलरी तो हर महीने ही देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम साल का शुरू या साल का एंड लेते हैं, महीने के हिसाब से करना शुरू किया ना तो 5 साल हुए तो 60 वर्किंग बन जानी है, इसलिए एनुअल बेस के ऊपर हम चल रहे होते हैं। अदरवाइज आपको के ज़हन में पॉइंट सही आता है कि हम तो हर महीने तनख्वाह दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं साल के आखिरी दिन, साल के पहले दिन, ठीक है। अच्छा जी, तो ईयर 0 के अंदर तो वैसे लेबर नहीं आनी थी, 1 की आपने इरेलीवेंट करा डाली, ईयर 2 में कितना 20,000। अच्छा, आउटफ्लोज है ब्रैकेट में लिखिएगा, ईयर 3 में कितना 20,000, ईयर 4 में 16,000 और 5 में भी 16। तो ये आ गई आपकी स्किल्ड लेबर। जी हो गया। अब आते हैं वर्किंग 2। दैट इज अनस्किल्ड लेबर। अच्छा, अनस्किल्ड उसने कहा था जिस वक्त जरूरत पड़े मैं उसी वक्त हायर करता हूं, तो पहले 3 साल सेम यूनिट बन रहे हैं,
और अगले 2 साल सेम बन रहे हैं। ठीक हो गया? पहले 3 साल में 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, 2 घंटे 1 यूनिट पे लगते हैं 2 घंटे 2.5 और वेज रेट है 2.5। 50,000 ठीक है, यानी 10,000 यूनिट, 1 यूनिट पे 2 घंटे तो 20,000 घंटे हो गए। 1 घंटे का रेट 2.5 रुपये तो 50,000 कॉस्ट आ गई। अगले 2 साल में 8,000 यूनिट बनाने हैं, 1 यूनिट पे लगते हैं 2 घंटे 2.5 के हिसाब से 40,000। पहला आउटफ्लो किस ईयर में आएगा? 1 में। कितना? 50,000। अगले में भी 50,000, उससे अगले में भी 50,000, उसके बाद 40,000 और फिर 40,000। Now working 3 ping. 2 kg जी, पहले 3 साल आप लोग 10,000 यूनिट बना रहे हैं। 1 यूनिट पे कितना केजी लगता है? 2। और उसने कहा था हमारे पास स्टॉक में नहीं पड़ा होगा, किस पे मेजर करेंगे? क्या रेट है? 1.40 कितना बन गया? 28,000। अगले 2 साल 8,000 यूनिट बनाने, 1 पे 2 केजी लगता है, 1.4 के हिसाब से मिलता है 22,400। वो एक्चुअली ना हम तो ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिखते वक्त ईयर के हिसाब से करेंगे। अभी मैंने बताया कि पहले साल की कॉस्ट इतनी बनती है, अब वो किस में लिखनी है वो कैश फ्लो में देखेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, उसने आपको क्या कहा था मटेरियल कब खरीदते हैं? तो पहला आउटफ्लो कब? 0। तो जब आउटफ्लो लिखेंगे वो 0 में लिखिएगा। तो 3 साल तक 28,000 और अगले 2 कैश फ्लोस 22,400 और आखिरी साल में 0। अब आते हैं पैंक। कह रहे मटीरियल पैंक कंट्रीब्यूट 0.5 kg per unit, sufficient of this material to meet entire budgeted production is already in stock, it has no other use। किस पे मेजर करते हैं? NRV। अच्छा, उसने आपको क्या कहा कि 5 सालों के दौरान जितनी भी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए जितना मटेरियल चाहिए मेरे पास सारा पड़ा हुआ है, ऑल्टरनेटिव यूज कोई नहीं। अगर ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो आपने कहा किस पे मेजर करते हैं? NRV। रीजन क्या होती है कि अगर कोई यूज नहीं है फिर बिक तो सकता है। अगर इस्तेमाल का मटेरियल नहीं है और आप लोगों ने बेचना है तो क्या हर साल थोड़ा थोड़ा जाके बेच के आएंगे? नहीं, आज ही सारा बेचेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ना अक्सर देखने में क्या गलती आ रही कि जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना ये क्वेश्चन, हर साल मटेरियल का आउटफ्लो लिखते हैं, रेट सही निकाल लिया होता है कि जी NRV पे लेंगे, लेकिन कैश फ्लो की फिगर गलत कर जाते हैं।
जब मटेरियल मेरे काम का नहीं है और मैंने बेचना है तो मैं क्यों हर साल थोड़ा थोड़ा जाके बेचूं, अभी क्यों ना सारा बेच के आऊं। तो इसका मतलब सारे का सारा इनफ्लो मुझे आज होना था अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च ना करता। सर इनफ्लो जो है वो यूनिट्स कौन से लेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट इतना लगेगा और 8,000 से करेंगे तो है ना अभी, तो फिर हमारे पास इनफ्लो कम होगा। हाँ जी, तो हमने 5 साल का निकालना है कितना चाहिए। ठीक है, अब इसकी मैं वर्किंग करता हूँ। तो पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये जो पेंग है ये 5 सालों में इस्तेमाल कितना होना है। देखिए पहले 3 साल 10-10 हज़ार यूनिट से ना एक पे कितना लगता था 0.5। तो इसका मतलब अगर इनके मैं केजीज निकालूं तो पहले 3 साल के लिए 5-5 हज़ार बन जाएंगे। अगले 2 साल में 8-8 हज़ार यूनिट बनने, तो ये 4-4 हज़ार बन जाएंगे। तो ये टोटल कितना केजी हो गया। इसका मतलब इन 5 सालों में 23,000 केजी मटेरियल चाहिए। उसने कहा मेरे पास सारा पड़ा हुआ है और इसका ऑल्टरनेटिव यूज कोई नहीं। तो जब यूज कोई नहीं तो मैं बेचूंगा, तो फिर तो सारा मैं आज ही बेच के आऊंगा। मैं ये तो नहीं करूंगा हर साल थोड़ा थोड़ा बेचूं। इसलिए जब इसकी कॉस्टिंग करेंगे इन 23,000 केजीज की, तो एनआरवी क्या थी, तो 1.8 के हिसाब से इसकी फिगर निकालें तो 41400 का आउटफ्लो आएगा किस ईयर में। जी आ जाए जी। इसका मतलब ये जो 23,000 केजी मटीरियल है, अगर ये मैं आज ही सारे का सारा बेच देता 41,400 रुपये का इनफ्लो होना था। लेकिन चूंकि हम कैश फ्लो अजम्पशन पे बना रहे हैं कि हम तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये जो बेच के आज इनफ्लो हो जाना था अब नहीं होगा। तो एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको आउटफ्लो शो करा देंगे ईयर 0 का, और बाकी किसी ईयर में कोई कैश फ्लो नहीं आएगा। तो अक्सर देखने में ये आता है जब स्टूडेंट सॉल्व करके आते हैं ना, वो हर साल आउटफ्लो लिख के आ रहे होते हैं, वो फिर आपका गलत हो जाएगा। नाउ वर्किंग नंबर 5, पोंग। पोंग के बारे में वो आपको बता रहा था। पोंग इज यूज्ड 1.5 kg per unit. Some stocks are already held. Further supplies may readily be purchased. Pong is used in manufacture of another product, the Delta, which contribute 0.85 per kg of Pong, net of the cost of Pong and depreciation of 0.06. अच्छा, उसने कहा कि पोंग जो है ये मेरी कोर प्रोडक्ट है, उस पर इस्तेमाल होता है, तो ये रेगुलर यूज़ का निकल आया। अगर रेगुलर यूज़ का मटेरियल हो तो किस रेट पे मैयर करते हैं, इसको रिप्लेसमेंट पे मैयर करना चाहिए। ठीक है, तो पहले 3 साल एक जितने यूनिट बन रहे हैं तो हर साल की कॉस्ट बराबर होगी, अगले 2 साल की फिर बराबर होगी। तो 10-10 हज़ार यूनिट बना रहे थे, एक यूनिट पे कितना केजी, 1.5 केजी, और रिप्लेसमेंट क्या है 0.8। तो क्या अमाउंट्स आई, 12,000, 9,600। चूंकि मटेरियल एडवांस में खरीदना था तो पहला आउटफ्लो, तो अब ये 3 आउटफ्लो 12-12 हज़ार के, और फिर अगले 2 आउटफ्लोस 9600 के, और आखिरी साल में कुछ भी नहीं।
ठीक है, अब ये टाइमिंग का आइडिया हो रहा है कि कौन सा कैश फ्लो किस ईयर में लिखना था। अच्छा, अब आते हैं जी वेरिएबल ओवरहेड्स। पहले 3 साल 10-10 हज़ार यूनिट बन रहे हैं, अगले 2 साल 8-8 हज़ार बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसका उसने रेट क्या दिया है? कह रहे वेरिएबल ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर एट द रेट 1.4 पर स्किल्ड लेबर आवर। स्किल्ड का कितना घंटा लगता था? तो इसका लगा इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो स्किल्ड लेबर आवर आ गए। और क्या रेट है इसका? 1.4। तो फिर उसको 1.4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7,000। यस सर। तो अगला 5600। 5600। पहला आउटफ्लो कब? ईयर 1 में। ठीक है, तो 0 में तो नहीं आएगा। अब पहले 3 आउटफ्लोज इसके 7,000 के लिखें। और अगले 2 5600। सर हमने तो स्किल लेबर आवर्स को रिलेवेंट किया था ना पहले साल। जो ओवरहेड इसको वो सिर्फ लेबर इरेलीवेंट थी ना, ओवरहेड तो लग रहे होंगे। अच्छा से नेक्स्ट उसने कहा था कि न्यू फैक्ट्री विल बी लीज एट एनुअल रेंटल, दोज आर पेएबल इन एडवांस। जी, पहला आउटफ्लो कब? 0। तो लीज रेंटल का पहला आउटफ्लो ईयर 0 में। आगे कह रहे रेट्स ऑन द फैक्ट्री पेएबल इन एरियर विल बी 1000 पर एनम। कह रहे रेट्स एरियर में देने हैं, मतलब एंड ऑफ द पीरियड जाके देने हैं। तो पहला आउटफ्लो कब? ईयर 1 में। Machinery. कह रहे स्पेशल मशीनरी विल बी परचेज एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 60,000। प्रोजेक्ट के शुरू में 60,000 की मशीनरी खरीदना पड़ेगी। किस ईयर में आउटफ्लो? 0 में। लेकिन कह रहे कि इट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर फॉर 6,000। 5वें साल के आखिर में 6,000 की बिक जाएगी। इसका 5वें साल इनफ्लो आ जाना चाहिए। इनफ्लो है तो विदाउट ब्रैकेट लिखिएगा। और अब लास्ट वर्किंग सेल्स। अच्छा, पहले 3 साल 10-10 हज़ार यूनिट बिक रहे हैं, अगले में 8-8 हज़ार। पहले आपकी प्राइस क्या थी? 18 और अगले 2 साल 14। 1,80,000। 80 और 32 112। पहला इनफ्लो कब लिखेंगे? 1 में। एडवांस में पैसे तो नहीं ना मिल रहे होते आपको, तो पहले 3 इनफ्लोज लिखें 1,80,000। सो इनफ्लोज हैं विदाउट ब्रैकेट लिखिएगा। और फिर अगले 2 इनफ्लोज
सर 1 का 80 है हमारा। 80 हज़ार। हाँ 1। अच्छा ये नेट यस सर नेट। पॉजिटिव। यस सर। दूसरे का 60 है। पॉजिटिव। अगले वाला 66400। अंदर 400। ये वाला यस सर। ये Yes, sir. 53400 और 0 का भी देख लें। 131 नेगेटिव। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब आगे कंप्लीट कर लेंगे इसको कि आप लोगों ने फैक्टर निकालने हैं और फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यूज और फिर उनका सम करके नेट प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है स्टिल ये एग्जाम लेवल का नहीं है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है कि पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन होगा। देखें, जो मटेरियल की प्राइस पहले साल ली वही 5वें साल ली, जो लेबर का रेट पहले साल लिया वही 5वें साल लिया। क्या प्रैक्टिकली ऐसे होता है? नहीं, जैसे जैसे साल गुजरता है इन्फ्लेशन आती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेबर में इंक्रीमेंट आते हैं, तो इसका अभी तक हमने इन्फ्लेशन को तो कंसीडर ही नहीं किया। तो पेपर के क्वेश्चन जब आता है उसमें इन्फ्लेशन भी दी होती है। फिर जब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा तो लाजमी टैक्स भी तो पड़ेगा, तो उस टैक्स को तो नहीं इग्नोर किया जा सकता, तो उसके टैक्स की भी कंप्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, फिर जब नया काम शुरू करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट भी आ जाती है। तो ये सारा कुछ मिलाकर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है पेपर में। तो इस वजह से आपको मैंने कहा ये भी बस एक स्टार्टिंग है कि पेपर का क्वेश्चन में कुछ इस किस्म की प्रेजेंटेशन होगी। जो पेपर में पॉइंट डलते हैं वो भी हमने पढ़े नहीं है। अभी आपको मैंने इन्फ्लेशन भी कराना है, टैक्सेशन भी कराना है, वर्किंग कैपिटल भी कराना है। ठीक है, फिर जाके हम पेपर के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आएंगे। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को एक तो मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कराऊंगा और साथ इन्फ्लेशन को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।